जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सिर्फ मेहनत से नहीं समझदारी से बनते हैं अमीर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो 5 बड़ी गलतियों के बारे में। जी हाँ, और साथ ही साथ में आज सच्ची कहानी आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो कि हम लोगों की पर्सनल कहानी है। और उस कहानी से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आखिर हम वो 5 ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसके कारण हम अमीर नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, ये मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी काफ़ी मेहनती थे और कभी अमीर नहीं बन पाए। और जानते हैं सर उनकी अभी एज क्या है? 76 ईयर, यानी कि 76 साल के हैं और कभी अमीर नहीं बन पाए। लेकिन एक बात है, कभी इतने गरीब भी नहीं रहे। अब दो चीजें आप कहेंगे कि गरीब भी नहीं रहे और कभी अमीर भी नहीं बन पाए, तो आखिर उनकी कहानी क्या है? बिल्कुल रियल कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा गांव है, ये मेरे पिताजी है और इस गांव से मैंने इनको अलग रखा है। और ये मेरा पूरा गांव है। ये बीच में से सड़क आप देख सकते हैं। इस तरफ सड़क के उस पार घर है, सड़क के इस पार घर है, उस पार घर है, इस पार घर है। तो ये जो 1 2 3 ये जो 3 घर जो दिख रहे हैं, ये हमारी फैमिली के घर है। तो ये मेरा छोटे वाले चाचा, ये मेरे बड़े चाचा और उसके बाद मेरे फादर यानी कि मेरे पिताजी। तो ये चाचा अमीर है, अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से अमीर है। मेरे पापा से भी अमीर है। मेरे दूसरे वाला चाचा वो भी अमीर है। जानते हैं क्यों? अभी आगे बताऊंगा कि उनकी रणनीति क्या थी और मेरे फादर की, मेरे पिताजी की रणनीति क्या थी, उससे आपको साफ साफ समझ में आएगा। और मेरे पिताजी रह गए गरीब, जबकि मेरे चाचा लोग जो है दिल्ली कभी कभी जाते थे कमाने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी जो है अपनी उम्र जो है दिल्ली में बिता दी, लेकिन अमीर नहीं बन पाए। जबकि काम भी अच्छा खासा करते थे, लेकिन अमीर नहीं बन पाए। उसके पीछे क्या रीजन है? और एक ऐसे फंड के बारे में यहां पे डिस्कस करूंगा कि अगर मेरे पिताजी उस फंड में आज से 30 साल पहले अगर इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज मेरे चाचा जी से भी कई गुना अमीर होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पिताजी ही गरीब है। इस गांव के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गरीब है और कुछ अमीर भी है। तो गरीब की संख्या ज्यादा है लेकिन अमीर की संख्या कम है अपने हिसाब से। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन शहर से किया जाए तो फिर गरीब है। तो समझते हैं और कुछ बात को कि आखिर मेरे पिताजी की ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस कारण वो अमीर नहीं बन पाए। और एक बात और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा खुद का भाई, सगा भाई, मेरे भाई से मैं आज से नहीं 5-6 साल पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं कि आपके जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट उसको सही करवा के रखिए। जानते हैं सर, उनका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में कुछ त्रुटियां है, गलतियां है। और मैं बोलते हुए आ रहा हूं लास्ट 5-6 साल से कि भाई इसको ठीक कर लो, ठीक कर लो, लेकिन कहना ही नहीं मानते। करे छोड़ो, देखा जाएगा। जो मेरे पिताजी काम करते थे, हालांकि अब मेरे पिताजी काम नहीं करते, जो दिल्ली में करते थे वही काम जो है मेरा भाई भी करते हैं। और वही बात है, करे छोड़ो, कौन देख रहा है। बोलता रहता हूं, उनको बोलता रहता हूं, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते। तो गरीब होने के पीछे ये भी एक अच्छा खासा रीजन है। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है और उस फंड के बारे में भी बात करूंगा। जो हमारे गांव के लोग, मेरे पिताजी, मेरे भाई, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जानते हैं काम किस चीज का करते हैं मेरे भाई और मेरे पिताजी? पिताजी तो करते थे काम, अब नहीं करते हैं। भाई जो है कंस्ट्रक्शन का, मिस्त्री का, जिसको मैसन बोलते हैं, लेबर मिस्त्री का। तो ये लोग जो है, और हमारे गांव के लोग भी, अधिकतर लोग जो है लेबर मिस्त्री का ही काम करते हैं। जाते हैं दिल्ली, मुंबई और आपका बेंगलोर वगैरह, वहां पे जाके ये लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। और वहां पे 6 महीने रहेंगे, गांव में 3 महीने रहेंगे। फिर वो पैसा खत्म हो जाएगा, जैसे खत्म होने को होगा फिर वो चले जाएंगे दिल्ली, मुंबई, ये सब जाएंगे। फिर कमा के लाएंगे, फिर खत्म होने को रहेगा, फिर ये जाएंगे। तो इनका दिनचर्या जो है इसी तरह से बीत जाता है। लेकिन दिन रात जो है ये लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? सवाल ये बनता है, आखिर इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है वो 5 बड़ी गलतियां जो हमारे गांव के लोग और मेरे पिताजी ने भी किया है, मेरे भाई भी अभी कर रहे हैं। कहीं आप वो गलती ना करो, तो अभी से उस गलती को देख लो और सीख लो और समझ लो। तो पहली जो गलती है, आप यहां पे देख सकते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना। आपने देखा होगा अधिकतर कि अगर आप किसी गांव देहात में जाओगे, अगर आप फॉरेनर हो, बाहर से आए हो, जैसे कि अमेरिका से आओगे और गांव में चले जाओगे, तो आपकी इज्जत बहुत करेंगे, 1-2 दिन तक, 1 महीना तक भी कर लेंगे। लेकिन जब आएगी खर्च करने की बात, तो शायद आपके ऊपर 200, 400, 500 कर भी दे। लेकिन अगर गांव के लोग हैं, कहोगे उनके बच्चे पे खर्च करना, बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना, तो उसमें खर्च वो लोग
नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं कि सिर्फ पैसा जो है बचाते हैं, लेकिन पैसे को खर्च नहीं करते हैं। खर्च करने का इन द सेंस मेरा क्या था कि जैसे कि बच्चे की शिक्षा पे खर्च नहीं करेंगे, हेल्थ पे खर्च नहीं करेंगे। सेकंड चीज, जैसे कि एफडी वगैरह 2-4 कर लेते हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो है एफडी भी नहीं कर रखी थी, ना आरडी कर रखी थी। तो इस प्रकार से पैसा बचाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है खर्च नहीं करते। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। लेकिन यहां पे इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। और जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनका पैसा जब काम पर नहीं जाएगा, तो आखिर उनके पैसे पे ग्रोथ कैसे होगा, वो अमीर कैसे बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहली गलती कि सिर्फ पैसा बचाना वही सब कुछ नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरे पिताजी भी क्या करते थे, पैसा कमाते भी बहुत थे, पैसा बचाते भी बहुत थे, लेकिन पैसा बचाकर क्या करते थे, उनके जो खर्च कुछ ऐसी जगह में हुए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सारा पैसा जो है एक गलत जगह में खर्च हो गया। मेरे पिताजी ने ना कोई एफडी की, ना कोई आरडी अकाउंट ओपन किया, तो उनका पैसा कहीं नहीं गया, इन्वेस्ट नहीं हुआ, ज्यादातर खर्च हुआ और कुछ ऐसे जगह में खर्च हुआ जो काफी मेहनत करने के बाद भी गलत जगह में पैसा जो है वो खर्च हो गया। अब मेरे पिताजी की अगर एज, जैसे मैंने आपको बताया कि 76 साल के हो चुके हैं, 76 के। अब जरा सोचिएगा कि अगर इस 70 साल में से अपनी जिंदगी में अगर 30 साल भी हजार रुपए महीना अगर एसआईपी किए होते, या फिर सिंपल ज्यादा नहीं, अगर आरडी अकाउंट में भी अगर इन्वेस्ट कर दिए होते 30 साल तक, 5 साल ऐसे कर करके कंटिन्यू बढ़ा सकते थे। तो यहां पे मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड में एसआईपी की। 30 साल पहले अगर करे होते, 12% का ही अगर इंटरेस्ट मान के चलूं, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा अमाउंट पे वो भी देखेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, आप लोग बोलेंगे कि सर 30 साल पहले कौन सा म्यूचुअल फंड था या नहीं था। एक म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं ताकि आपको डेटा पता चल जाए। ये फंड कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड मंथली एसआईपी 1000 रुपए, और यहां पे इक्विटी मिड कैप। इसका जो कैटेगरी है ये मिड कैप कैटेगरी का है। और आप यहां पे देख सकते हैं लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक। जानते हैं सर, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर फंड साइज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 36,831 करोड़ से ज्यादा है, और 1000 रुपए मंथली एसआईपी। 8/10/1995 में यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। 1995 से अब तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को लगभग जो है 30 साल हो चुका है। और यहां पे 2025 आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 2,53,00,000 रुपए से ज्यादा। कितना? करंट वैल्यू 2,53,00,000 रुपए से ज्यादा। अब इस वैल्यू को देख के हम लोगों को ज्यादा लग रहा हो कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ईयर है वो कितना है? 30 ईयर, 30 साल। और जैसा कि मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोग देख चुके हैं, म्यूचुअल फंड में जो है आपको कंपाउंडिंग का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहां पर रिस्क भी है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब जो वो सवाल था कि यदि हम लोगों को 12% ही मिलता, कितना? 12% ही, तो एक कैलकुलेशन पे जाएंगे एसआईपी कैलकुलेटर पे, और यहां पे अमाउंट रख देंगे कितना? 1000 रुपए मंथली, 1000 पर मंथ। और ईयर जो है वो कितना? 30 ईयर कर देंगे, और यहां पे इंटरेस्ट मान लेते हैं 12%। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर ज्यादा नहीं मिलता, 12% का ही इंटरेस्ट मिलता, यानी कि यहां पे रिटर्न मिलता, तो आप देख सकते हैं 1000 रुपए 30 साल और 12% का, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हुआ 3,60,000 रुपए। और वैल्यू आप देख सकते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू वो कितना है? 35,29,000 रुपए से ज्यादा। तो सोचो अगर 12% से अगर इतना मिलता, अगर उतना नहीं भी मिलता, और अगर मान लीजिए कि अगर आरडी एफडी में ही करके रखते 7% के दर से, तब भी आप देख सकते हैं कि 3,60,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 12,27,000 रुपए से ज्यादा होता। अगर बात की जाए कि मेरे पिताजी के पास आज की डेट में 12 लाख रुपए हैं क्या, तो आज की डेट में उनके पास 12 लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में कमा के थोड़ा बहुत जो जमीन ली थी बस वही है। तो सोच के देखिए कि पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या किया। फिर भी मैं अपने पिताजी को कोसना नहीं चाहता हूं, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे को पढ़ाया लिखाया दूसरी गलती के बारे में कि आखिर वो इंसान दूसरी कौन सी गलती करता है जिसके कारण जो है अमीर बनने में इनको कठिनाई हो जाती है।
तो वो है एक ही इनकम पर डिपेंडेंसी। जैसे मेरे पिताजी एक ही इनकम पर डिपेंडेंसी थे और उनका काम था मेसन यानी कि मिस्त्री का काम, राजमिस्त्री जो होते हैं वही काम करते थे। इनको मौका भी मिला था ठेकेदारी करने का, तो ये कहते थे कि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ठेकेदारी में थोड़ा सा रिस्क होता है, कई बार क्या होता है कि बिल्डर लोग पैसे मार लेते हैं, कई बार मालिक भी पैसा मार लेते हैं, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व थे, लेकिन अच्छे खासे कमाई भी हो जाती है ठेकेदारी में। तो इन्होंने इस काम को भी जो है निग्लेक्ट किया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर मेरे जो दोनों चाचा थे वो आखिर अमीर यानी कि मेरे पिताजी से पैसे वाला कैसे हैं। देखिए, जो छोटे वाला चाचा है कभी कभी दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे कमाने के लिए, लेकिन अधिकतर जो है खेती पे भी टाइम स्पेंड करते थे, तो खेती से इनकी अलग से इनकम चल रही थी। और जो दूसरे चाचा जी है वो प्रॉपर खेती और गांव समाज में जो काम होता है उस काम से पैसे को जोड़ते थे और साथ साथ में इन्वेस्ट भी करते थे। जैसे किसी को ब्याज पर लगा दिया, सैकड़ा के हिसाब से जो साहूकार वगैरह देते थे। लेकिन मेरा पिताजी खेती वगैरह नहीं करते थे, वो बस दिल्ली में ही जो है लेबरी मिस्त्री करते करते अपनी ज़िंदगी को बिता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी गलती की। वो तीसरी गलती क्या है कि जल्दी अमीर बनने की शॉर्टकट ढूंढना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज हमें म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया, आज हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया, अब तो हम बहुत जल्दी से अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो बहुत जल्दी जो है खाई में भी गिरने के चांसेस आपका हो जाएगा। गांव के लोगों को बोला जाता था पहले कि भाई सहारा जैसे स्कीम है, बहुत जल्दी आपका पैसा दुगना तिगना कर देंगे, ऐसे बोलते थे। तो ये तरीका गलत, आखिर उनका पैसा लेट हुआ। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो गांव के लोगों को बताया जाता है, शहर के लोगों को भी बताया जाता है कि 2 गुना 3 गुना दावा करता है जिस स्कीम में, वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका पैसा लेके डूब सकता है। तो ऐसी स्कीम में कभी भी आप लोग भरोसा ना करें और इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पे चौथी जो गलती है वो आखिर गलती क्या है कि पैसों का ज्ञान ना होना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन में आता है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैं इस तरीके से सिंपल पैनल में लिखकर बता रहा हूं, तो आपको लगता है अरे यार वीडियो में क्या होगा, क्या ही होगा। आपको पता है ये सब लिखने के पीछे कम से कम तो 8 6 किताबें मैं फाइनेंशियल की पढ़ चुका हूं, उसके बाद ये सब लिख रहा हूं। बातें बहुत हल्की लग रही है। देखिए, बहुत लोग जो है, बहुत सारे और भी क्रिएटर है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ जो है वो इंजॉयमेंट कराते हैं आपको, लेकिन मैं सोचता हूं कि सीरियस लिखूं और सीरियस आपको बता दूं और आपको समझ में आ जाए। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, डायरी पेन लेके इसको लिख कर रखने की कोशिश करें। वो क्या कि पैसों का ज्ञान नहीं होना, ये हमारी चौथी गलती है। तो इसमें पैसों के ज्ञान में सिंपल से कुछ पॉइंट लिख देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी इनकम टैक्स फाइलिंग करने का अभी समय चल रहा है, तो मेरा भी इनकम टैक्स जो है फाइल हो रहा था। तो अब जब हमने आज से 3 या 4 साल पहले जब इनकम टैक्स जो मैंने फाइल किया था, तो मेरे को ना के बराबर नॉलेज था। मुझे पता ही नहीं था कि शॉर्ट टर्म टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म टैक्स क्या होता है। मतलब थोड़ा बहुत ही पता था, समझ में नहीं आता था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब 2017 में जब जीएसटी आया था तो इन सब के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अपना रिसर्च जारी रखा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहा, पढ़ते गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाता है। हालांकि आप लोग बोलते हो ना सर इस पॉइंट पे आपने गलत बोल दिया, मैं उन वीडियो को जाके देखता भी हूँ, एनालाइज भी करता हूँ। एक आधे मिस्टेक होता है, लेकिन उसको आप बातों का पतंगड़ बना देते हो। भाई कुछ अगर आपको हिंट दे रहा हूँ, कहीं गलती हो भी जाती है, कॉमन मिस्टेक, तो आपको भी सर्च करना चाहिए। तो खैर, मेरा जो टॉपिक ये था कि पैसों का ज्ञान ना होना। तो टैक्स क्या होता है, पहले मुझे नहीं पता था, आज पता है कि टैक्स क्या होता है। तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि भाई कुछ इनकम अगर कर रहा हूं तो उस पर सरकार को कितना टैक्स देना होगा, कितना कमाए तो कितना टैक्स होगा। आखिर टैक्स जो क्या है, जीएसटी क्या है, हम लोग जो राशन लाते हैं घर पे उस पर टैक्स कितना लगता है, हम जो किताबें खरीदते हैं उस पर टैक्स कितना लगता है, एक कपड़ा जो खरीदते हैं उस पर टैक्स कितना है, मोबाइल पर टैक्स कितना है, इन सबको जब आप देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, दिमाग जो है धीरे धीरे आपका खुलता रहेगा। फिर कोई भी चीज में पैसा खर्च करने से पहले आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे, बहुत सारी चीजें करने के बाद भी खर्चा करोगे। उसके बाद बजट क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते सीखता गया कि बजट क्या है। बहुत सारे लोग जो है 2 किलो 4 किलो आटा घर में लेके आ जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी क्या करते थे, पहले 1 किलो आटा 2 किलो आटा काम से आते थे, शाम को लेके आ जाते थे। 6 बाई 6 के कमरे में रहते थे और कुछ हिसाब किताब ही नहीं किया, कभी ना एफडी करी, ना कभी आरडी में कोई पैसा इन्वेस्ट किया, नहीं किया। लेकिन भाई जो भी है खिलाया पिलाया, 3 वक्त की रोटी अच्छे से दी, तो तारीफ करता हूं। ईएमआई क्या होता है, इनके बारे में जानना। बहुत लोगों को लगता है कि भाई ईएमआई अच्छी चीज है, बिना कैलकुलेशन के लोन ले लेते हैं, तो उससे भी जो है करीबी होने का चांसेस है। और जो लोग ईएमआई चुकाते हैं, देखिए बिजनेस लोन एक अलग चीज है,
लेकिन अगर आप गाड़ी का ईएमआई, कार की ईएमआई अगर आप भरते हैं, पर्सनल शौक का ईएमआई आप भरते हैं, तो गरीबी की ये एकमात्र बड़ी निशानी है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब पे, वेबसाइट पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जहाँ से यूट्यूब पर ले सकते हैं, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। लेकिन उनमें से एक मेरा भी यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ वीडियो आपके काम की हो और कुछ वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को जरूर मिलता है। पांचवी गलती है दिखावा और जरूरत से ज्यादा खर्च करना। जरूरत से ज्यादा दिखावा भी करना, जरूरत से ज्यादा खर्च भी करना। गांव में जब शादी होती है, तो मैं अपना छोटा सा गांव का एक उदाहरण लेना चाहता हूं। तो हमारे गांव में क्या होता है कि दामाद को मोटरसाइकिल देते हैं। और आखिर क्यों देते हैं दामाद को मोटरसाइकिल और पैसा देते हैं कुछ? शादी के टाइम जो है ना, हमारे गांव में जाते हैं फैसला करने। जब बेटी की शादी रिश्ता तय होती है तो उसके घर जाते हैं फैसला करने की, आखिर अगर आपकी बेटी से शादी हो तो दामाद को क्या क्या दिया जाएगा। ऐसा है बिहार में। अब आके देखिए, जानिए, तब आप कहोगे कि भाई आखिर दहेज प्रथा क्या है। आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो मोटरसाइकिल मांगा जाता है दामाद के द्वारा, लेकिन ससुर भी बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई बेटी की शादी है, मोटरसाइकिल दे भी देते हैं। तो किस में देते हैं भाई? ससुर जी के पास। तो आप जानते हैं कि जिस समाज में आप रहते हो, तो गांव के अधिकतर लोग जो गरीब भी है, कुछ लोग अमीर भी है। कुछ लोग कैश में उठा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास अगर कैश भी होगा, आप शोरूम में जाओगे बाइक उठाने के लिए, कार उठाने के लिए, तो आपको कहा जाएगा कि सर आप पूरी पेमेंट क्यों करेंगे, आप डाउन पेमेंट थोड़ा सा दे दीजिए, 30-40 हजार रुपए बाकी जो है ईएमआई पर उठा ले। तो ऐसे उनको सजेशन करते हैं। और उनके गांव के लोग भोले भाले जनता, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण, वो क्या करते हैं, ईएमआई पर बाइक को उठा लेते हैं। और जब ईएमआई पर बाइक को उठा लेते हैं 30-40 हजार रुपए देखे, अब दामाद जो है उस ईएमआई को खुद भरता है। क्यों भरता है? जानते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, एक बेटी है और एक पिताजी है, यानी कि उनके बाप। तो क्या होता है कि बेटी का लगाव पिता से कुछ ज्यादा ही होता है। तो धीरे धीरे जब दामाद के साथ रिश्ता जुड़ जाता है बेटी का, तो क्या करता है भाई, पिताजी का दुख और तकलीफ भी होता है। दामाद जी को, यानी कि पत्नी जो है, अपने हस्बैंड को समझाते हैं कि ओ जी सुनिए ना, ये वाला ईएमआई जो है ना आप भर लीजिए ना, पिताजी को कष्ट हो रहा, पिताजी काम पे नहीं जा पा रहे। तो ऐसा क्या करता है कि दामाद जी बीवी जी की बात को सुनकर ईएमआई को फिर खुद भरने लगते हैं। मान लो कि 4500 रुपए का कुछ ईएमआई है, अब 18 किस्तें बची हुई है, ये दामाद भरने लगते हैं। तो आखिर हुआ क्या? आपको दिखावा करनी थी। आप चाहते तो शादी ऐसे भी कर सकते थे भाई कि चलो बेटी की हाथ मेरे हाथ में दे दो और मैं शादी करके लेके चले जाता हूं और सुखी सुखी अपना रहेंगे। लेकिन आपको दिखावा करना था। बहुत सारे गांव के लड़के ऐसे भी है कि ईएमआई पर कार लेकर, ईएमआई पर बाइक लेकर टशन दिखाते रहते हैं। हालांकि मेरे गांव में कार बहुत ही कम है, एक आधे लोगों के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन एक आधे लोगों के पास जो है ना, वो दिखावा ज्यादा करते हैं ईएमआई पर लाके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं और दिखावा करते हैं, जो शहर के लड़के हैं। तो इस दिखावा में भी ना पड़े। आप जरा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आपको अच्छी लगी और आपने अभी देखा कि मेरे पिताजी अगर आज से 30 साल पहले म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आज जो है अगर लाइव रिटर्न के हिसाब से करोड़ से ऊपर का पैसा होता, और अगर बात की जाए 12% के हिसाब से, तब भी जो उनके पास लाख रुपए जो है होता। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? ये एक रियल कहानी थी। इसके बाद भी आपके मन में ये लगे कि कुछ रह गया है, कमेंट करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए एप्लीकेशन के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। याद दिला दूं, मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.